अच्छा एक बात बताओ, एक फिट आदमी कैसा दिखता है? ये सवाल सुनते ही आपके मन में तुरंत एक इमेज बन गई होगी। अगर मैं एआई से पूछूं कि एक फिट आदमी कैसा दिखता है तो मुझे कुछ इस तरह की फोटोज दिखाएगा और आपके मन में भी कुछ ऐसी इमेज बनी होगी। पिछले कुछ सालों में हमारे आसपास लगातार यही दिख रहा है ना? यही चीज हमारी फिल्मों में भी दिखती है। आज से 30-40 साल पहले की फिल्मों के एक्टर्स इतने मस्कुलर नहीं हुआ करते थे, एक एवरेज इंसान की तरह ही दिखते थे और उसके बावजूद वो गुंडों को पीट भी रहे थे, उनको लड़कियां भी मिल रही थी और रोमांस भी हो रहा था। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एनीवेज, आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स एक्टर कम और बॉडी बिल्डर ज़्यादा लगते हैं। इनफैक्ट ऐसे एक्टर्स ही बेचारे गिनती के रह गए जो नॉर्मल दिखते हैं, वरना तो सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से होकर आ रहे हैं। और तो और बच्चों के खिलौने भी पहले से कहीं ज़्यादा मस्कुलर हो गए। चारों तरफ एक ही मैसेज हमें दिया जा रहा है कि एक फिट और अट्रैक्टिव आदमी ऐसा होता है। अगर मर्द हो तो ऐसे दिखोगे, जो ऐसा दिखता है वो बहादुर होता है, वो स्मार्ट होता है, वो लाइफ में आगे जाता है, लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। एग्जैक्टली यही मैसेज यंग लड़कों को लगातार दिया जा रहा है। तो रोज सुबह मुझे उठकर दुनिया को ये साबित करना होता है कि मैं एक मर्द हूँ। ये काफी नहीं है कि मैं हूँ ही। ऑब्वियसली मैं जिम जाने, एक्सरसाइज करने, अच्छी डाइट लेने और फिट रहने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया या नहीं, पर कोई चीज़ कितनी ही अच्छी हो, जब वो सब जगह फैलने लगती है तो उसकी एक टॉक्सिक साइड ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिटनेस कल्चर के साथ भी कहीं ना कहीं यही हुआ है। एक सर्च करने से आपको ढेरों इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे इंस्पिरेशन के लिए। अधिकतर फिटनेस में इंटरेस्टेड लड़के केवल इस आइडियल बॉडी के पीछे भाग रहे हैं जो फिल्मों और सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि ये होता है। एंड्रू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं जिन्हें इंग्लैंड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। पर जब उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने देश के लिए खेलना शुरू किया था तब उन्हें अपने मोटे होने के लिए मीडिया में बहुत बैकलैश झेलना पड़ा। उनके बारे में कहा जाने लगा कि उनके मोटे होने से उनके फॉर्म पे असर पड़ रहा है और वो एक फैट क्रिकेटर के रूप में जाने लगे। ये बातें फ्लिंटॉफ के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने एक ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर लिया जिसे बुलिमिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने वजन और शरीर को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो पहले तो बहुत सारा खाता है और फिर बुरा फील करता है और अनहेल्दी तरीकों से उसे निकालने की कोशिश करता है, जैसे उल्टी करना या बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना या ज़बरदस्ती कॉन्स्टिपेशन की गोलियां लेना वगैरह वगैरह। और फिर दोबारा मौका मिलने पर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है और ये साइकिल चलती रहती है। एक स्टडी के मुताबिक इस मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों में से लगभग 4% की तो मौत हो जाती है। एंड्रू फ्लिंटॉफ इस बीमारी से 20 सालों से जूझ रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा समाज एक परफेक्ट मेल फिजिक की फोटो लेकर घूमता है और उसी फोटो के अनुसार सबको जज किया जाता है। अगर आप मेरे पिता और आपके दादा के समय का ध्यान करें तो तब वो मस्कुलर होने के पीछे इतना नहीं भागते थे। वो शरीर की एक सामान्य बनावट के साथ ही खुश थे। डॉक्टर कैथरीन फिलिप्स एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने 1997 में अपनी किताब द एडोनिक्स कॉम्प्लेक्स में मसल डिस्मॉर्फिया शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया था। इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर ठीक नहीं है और उसे अपने शरीर को ऐसा बनाना होगा, तभी जाकर के वो सुखी होगा। ये आमतौर पर पुरुषों और युवाओं में होता है जिन्हें लगता है कि उनका शरीर बहुत छोटा और कमजोर है, वो उतने विशाल और मस्कुलर नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि असलियत में वो एकदम नॉर्मल दिखते हैं या उनमें से कुछ तो बहुत मस्कुलर भी हैं, पर उनकी नजरों में वो नहीं है। मसल डिस्मॉर्फिया एक बहुत ही असली चीज़ है। इससे व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, स्टेरॉइड्स की तरफ बढ़ सकता है और यहाँ तक कि सुसाइड भी कर सकता है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में जिम जाने वाले 10% यंग लोगों को मसल डिस्मॉर्फिया है। इसके बावजूद भारत में तो इस बारे में सीरियस डिस्कशन हमें देखने को ही नहीं मिलता है। अब इस पूरी सिचुएशन में दिक्कत वाली बात यह है कि हमें जो परफेक्ट बॉडी दिखाई जा रही है वो भी असल में वैसी होती नहीं है जैसी हमें दिख रही है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स परफेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी मसल डेफिनेशन अच्छी दिखे। वो अक्सर वर्कआउट के तुरंत बाद फोटोज लेते हैं ताकि उनकी बॉडी में पंप आए और इसके बाद वो कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और शैडोज को भी एडिट करते हैं ताकि उनके एब्स और ज़्यादा अच्छे शेप में दिखें। जब इतने से भी कईयों का मन नहीं भरता तो वो सीधे सीधे अपनी फोटोज़ को एडिट ही कर देता है, जैसे खुद को चौड़ा दिखाना और बाइसेप्स बड़े करना।
जॉन डॉर्सी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिनका मेन काम है इस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट करना। आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्क्रॉल करोगे तो आपका 10 मिनट में ही पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा कि कितने ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स तरह तरह से सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ मैं इन्फ्लुएंसर्स को विलेन नहीं बना रहा हूँ, ऑफकोर्स वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप सोचोगे तो पाओगे कि वो भी उसी मानसिकता का शिकार है कि मैं जितना ज़्यादा बड़ा दिखूंगा उतनी मेरी वैल्यू ज़्यादा है, उतना मैं बेहतर इंसान हूँ, इसलिए मुझे बड़े से बड़ा और परफेक्ट से परफेक्ट दिखना है, वरना मेरी ऑडियंस मुझे पसंद नहीं करेगी। तो ऐसे में ऑडियंस उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके एक इमेजिनरी गोल की तरफ बढ़ रही है कि हमें वहां तक पहुंचना है, और वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी अपनी ऑडियंस का गुलाम है। वो अपनी ऑडियंस के उस इमेजिनरी गोल की तरफ बढ़ रहा है, अपनी फोटोज को एडिट कर रहा है, परफेक्ट से परफेक्ट दिखना चाह रहा है। तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर और फॉलोअर्स दोनों ही उस चक्कर में फंस जाते हैं, और कई बार जब वो उस इमेजिनरी आइडियल बॉडी तक नहीं पहुंच पाते तो वो सहारा लेते हैं स्टेरॉइड्स का। Body shots get you sick to the stomach. Trust me. Yeah. Yes. Yeah. Claimed you to. You don't have to name You're that not thing. supposed to say that, but okay. Yeah. 2016 में रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में गलती से एक कंपाउंड का नाम ले दिया था जिसे बॉलीवुड एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जल्द से जल्द शेप में आने के लिए। वहां तो शाहिद कपूर ने उन्हें चुप कर दिया, पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर स्टेरॉइड्स और दूसरे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करने के आरोप हमेशा से ही लगते रहे। स्टेरॉइड्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक वेरिएशन होता है जो कि अननेचुरल तरीके से मसल्स बनाने में मदद करते हैं। अब स्टेरॉइड्स मसल बिल्ड करने में तो मदद कर देते हैं, लेकिन उनके कई नुकसान भी है, जैसे नपुंसकता, ऑर्गन डैमेज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि उनसे मौत भी हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग के बढ़ते क्रेज के चलते परफॉर्मेंस और अपीयरेंस को इन्हांस करने वाले इन ड्रग्स का इस्तेमाल आम लोगों में भी बढ़ने लगा है। सोशल मीडिया में पॉपुलर कई इन्फ्लुएंसर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जैसी उनकी बॉडी होती है वो नेचुरली बिना स्टेरॉइड्स के अचीव कर पाना असंभव है। So again, for the record, I've never taken steroids. ये है ब्रायन जॉनसन, जो इंटरनेट पर लिवर किंग के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपना एक पूरा $1 मिलियन ब्रांड बनाया एंसेस्ट्रल लिविंग को लेकर, मतलब अपने पूर्वजों की तरह जीना। Primals, I'm going to attempt to eat my body weight in testicles today. कच्चा मांस खाना, जानवरों के ऑर्गन्स खाना और प्लांट्स तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से हमारे पूर्वज केवल मांस ही खाते थे। ऑफ कोर्स ऐसा व्यक्ति स्टेरॉइड्स को तो रोज गालियां देता ही होगा, प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है, इंसान की बनाई चीज से दूर रहो, ये वो। पर कुछ महीनों पहले इस व्यक्ति के ईमेल्स लीक हो जाते हैं और इससे पता चलता है कि ये खुद बहुत हैवी स्टेरॉइड्स लेते थे। जो थोड़ा भी फिटनेस के बारे में जानते हैं वो लिवर किंग को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। Yeah, the Liver King thing drives me nuts because that guy's on steroids. Well- Just shut the fuck up. पर फिर भी ब्रायन जॉनसन का सबके सामने एक्सपोज हो जाना उनके फॉलोअर्स के लिए चौंकाने वाली बात थी। अब देखो कितना मजेदार है, आज भी लिवर किंग के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक आदिवासी कम्युनिटी के साथ अपनी फोटो डाल रखी है, और जो बात इस वीडियो के पूरे पॉइंट को साबित करती है वो ये कि उनमें से कोई भी लिवर किंग जैसा कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। ये बंदा कितना अजीब लग रहा है उन लोगों के बीच। ये फोटो प्रूफ है कि हमारे दिमाग में हेल्दी और फिट की परिभाषाएं कुछ और ही बैठ गई हैं। हमें अंदर की हेल्थ से कोई खास मतलब नहीं रह गया, केवल बाहर से एक मर्द का शरीर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में लगातार डाली जा रही है। अब बाहर और अंदर की हेल्थ में क्या अंतर है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है एंड्रियस म्यूंजर की कहानी। एंड्रियस म्यूंजर एक बॉडी बिल्डर थे जो अपने एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट के लिए जाने जाते थे। इस फिजिक को पाने के लिए वो कई तरह के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और डायूरेटिक्स। पॉपुलर फिटनेस मैगजीन्स में भी वो कई बार फीचर हो चुके थे। फिर एक दिन 1996 में मात्र 31 साल की उम्र में वो बहुत तेज पेट दर्द की शिकायत करते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उनके पेट में हो रही इंटरनल ब्लीडिंग का ऑपरेशन करते हैं, पर थोड़े ही समय बाद उनकी दोनों किडनियां और लिवर फेल हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उनकी ऑटोप्सी में पता चलता है कि उनके हार्ट का वजन एक नॉर्मल हार्ट से लगभग 2 गुना बढ़ गया था। उनके लिवर में बड़े बड़े ट्यूमर्स हो गए थे और उनके टेस्टिकल्स सिकुड़ गए थे। लेकिन ऑटोप्सी में एक और बात पता चली कि उनकी बॉडी सच में भी बहुत मस्कुलर थी। भारत में भी आपने इस तरह के कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ जाता है। उसमें कई ऐसे लोग भी शामिल होते जिनकी हार्ट प्रॉब्लम्स की कोई हिस्ट्री नहीं थी। हाल ही में मैं साकेत गोखले और अंकित बयानपुरिया का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें साकेत ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली। क्योंकि आपके चेस्ट बाइसेप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हार्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट मसल वो है, बाकी सब सेकेंडरी आता है। और एक्चुअली समाज में ये पूरा आइडियल बॉडी वाला माहौल केवल बड़े बड़े शोल्डर्स, एब्स और मसल्स तक ही सीमित नहीं है।
हम हाइट को और गोरेपन को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। स्पेशली भारत में हाइट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत के लोगों की हाइट थोड़ी सी कम है और इसको लेकर यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत है। अभी तक लोगों को मेरी हाइट से प्रॉब्लम है, जितनी मुझे नहीं उससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है। और इसी कारण भारत में हाइट बढ़ाने की सर्जरी पॉपुलर होती जा रही है। इसमें आपके पैर की हड्डी को काट के धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा दूर किया जाता है, जिससे नई हड्डी बन जाती है और व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में ये भारत में अपने आप में एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि समाज में वही आइडियल इंसान की एक इमेज है जिसके पीछे लोगों को भागना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगातार जज किया जाता है। ऑब्वियसली इस प्रोसीजर के कई रिस्क हैं। पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी हड्डी का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है या वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज तक हो सकता है। इस सब के बाद भी 42 साल के मुकेश ने डिसीजन लिया कि वो अपनी हाइट बढ़वाएंगे। इसका कारण काम के बारे में, नॉलेज के बारे में कोई बात नहीं करता। मेरी हाइट को लेकर के एवरीबॉडी इज स्टंटिंग। कुल मिलाकर भले ही हम कितने ही समझदार हों, पर हमारा दिमाग इवॉल्व ही इस तरीके से हुआ है कि कोई चीज़ अगर हमें बार बार हर जगह दिखाई जाए तो हमारे दिमाग में घर कर लेती है। इस वीडियो का मैसेज ये नहीं है कि व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। आलसियों के डिफेंस में ये वीडियो नहीं बनाया है और ना ही ये बोला जा रहा है कि फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बेकार चीज़ है। नहीं, मैंने इस वीडियो में वो सारे गलत कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जो टीवी, सोशल मीडिया और सिनेमा से लड़कों ने सीख लिए हैं और जो चीज़ें लगातार हमें चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को गाली पड़ती है कि फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करती है, जिसमें बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसे बोटॉक्स, लिप जॉब, नोज जॉब वगैरह की बुराई की जाती है कि भाई तुम अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, तो अपने फेस को बदल रहे हो, ये गलत है। लेकिन क्या पुरुषों को अपनी कम्युनिटी में बढ़ते अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? हमारे साथ भी तो वही हो रहा है। आखिरी में ये आपको तय करना है कि आपके लिए फिट और हेल्दी का मतलब क्या है। हो सकता है आपके लिए हेल्दी का मतलब हो कोई स्पोर्ट्स या रनिंग या साइकिलिंग, या हो सकता है आपके लिए हेल्दी का मतलब हो बॉडी बिल्डिंग। बस जो भी कर रहे हो वो बहुत कॉन्शियसली और सोच समझ के करो। मार्केटिंग देख देख कर एक धुंधले से सपने के पीछे भागने से मार्केट का तो फायदा हो जाएगा, पर शायद आपका नहीं। वर्कआउट क्यों करना है? अच्छा, इसलिए। तो ये चीज क्यों करना है? और फिर से खुद से पूछो ये क्यों। आमतौर पर तीसरे क्यों से आप अपनी इच्छा के सबसे गहरे कारण तक पहुंच जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कारण है। आपको साफ साफ पता है कि आप इस कारण से कर रहे हो, तो करो जिम।